अल्टीमेटली परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो बच्चों में कंजेनिटल कैटरेक्ट होना ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू जो बड़ों के अंदर में कैटरेक्ट होता है। कैटरेक्ट से ब्लाइंडनेस हो सकती है, अंधापन हो सकता है मोतियाबिंद से। तो बीमारी जब है, जब प्रॉब्लम है, उसको तो तभी ठीक करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक लेंस में किसी को रिकमेंड कर दूं और ये बेस्ट है, आप ये लगा लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने भी कभी देखा नहीं लेंस ये होता कैसा है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर गौरव जैन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आज हमें आम पब्लिक में जो कैटरेक्ट को लेके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में ये हमें बताएंगे। तो शुरू करते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जनता को बताएं कि आखिर ये कैटरेक्ट होता क्या है। बेसिकली कैटरेक्ट जो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारे आईज की जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी है वो लूज होने लग जाती है। जो इनिशियली जितना ट्रांसपेरेंट होता है, यंग एज में जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं वो धीमे धीमे करके लेंस जो है वो सफेद पड़ने लग जाता है। इसीलिए इसको सफेद मोतिया भी कहते हैं। तो अपन जो कहते हैं मोतियाबिंद, क्या ये मोतियाबिंद ही कैटरेक्ट होता है? जी बिल्कुल, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, सफेद मोतिया, सब एक ही चीज को बताने के अलग अलग नाम है। तो मतलब एक आम पब्लिक कैसे उसको क्या सिम्टम आएगा कि उसको पता चलेगा कि उसको कैटरेक्ट हो गया है? देखिए, सिम्टम्स जो हैं वो जैसे जैसे मोतिया प्रोग्रेस होता है उसके हिसाब से वेरी होता है। तो जब मोतिया हमेशा इनिशियल स्टेज के अंदर होगा तो सबसे पहले दिखने के अंदर ब्लरिंग आने लगेगा, मतलब दिख सब रहा है पर धुंधला दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है। जैसे जैसे मोतिया प्रोग्रेस करता है तो वैसे वैसे हमें दिखने की जो कैपेसिटी है वो कम होने लग जाती है। जब बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है या जैसे हम कहते हैं मोतिया पक जाता है, तब दिखना एकदम नाक के बराबर या बिल्कुल ही बंद हो जाता है। जैसे आम पब्लिक के तौर पे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या मुझे भी मोतियाबिंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, बेसिकली ये अगेन बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। तो हम अगर आप, मैं, सब लोग अगर उतना लंबा जिए तो बिल्कुल हम सभी को कैटरेक्ट होगा, क्योंकि ये ओल्ड एज के अंदर जाके सभी के अंदर में ये बदलाव आएगा। क्या ऐसा भी अभी अपन जान सकते हैं कि सिर्फ ओल्ड एज में हो रहा है या नौजवानों को या बच्चों में भी हो रही है डिजीज? बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों में भी होता है। बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बच्चों के अंदर में, जिसे हम बेसिकली कंजेनिटल कैटरेक्ट भी कहते हैं। और ये मैं आपको और बता सकता हूँ कि कंजेनिटल कैटरेक्ट यानी बच्चों में जो हो रहा है वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू एडल्ट। क्योंकि एडल्ट में जब हमारे को कैटरेक्ट बनने लगता है, जब तक हमारी जो विजन है वो बन चुकी होती है, हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सब कुछ डेवलप हो जाता है। बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमें इनिशियल स्टेज पे ही विजुअल स्टिमुलस नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो दिखने की कैपेसिटी है वो ही डेवलप नहीं हो पाती है। तो बच्चों में कंजेनिटल कैटरेक्ट होना ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू जो बड़ों के अंदर में कैटरेक्ट होता है। कैटरेक्ट से ब्लाइंडनेस हो सकती है, अंधापन हो सकता है मोतियाबिंद से? देखिए, टेम्पररी अंधापन तो होता ही है। अगर बहुत समय तक हम निग्लेक्ट करके छोड़ दें, उसके साथ में अगर ग्लूकोमा डेवलप हो जाए, ग्लूकोमा भी हम निग्लेक्टेड छोड़ दें, तो अल्टीमेटली परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। हालांकि उसके चांसेस बहुत रेयर है। अपन इलाज के बारे में बात करते हैं, तो इसके इलाज के क्या ऑप्शंस है? देखिए, मेडिसिन कुछ भी नहीं है इसके लिए। ठीक है, मेडिसिन आज की डेट में जो आती भी हैं, हालांकि रिसर्च के अंदर अभी तक कुछ कंक्लूसिव नहीं है, बट वो उसके प्रोग्रेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम रोकने का काम कर सकती हैं। खत्म या रिवर्सल नहीं हो सकता है। इसका एक ही तरीका है इसको ठीक करने का, है वो है सर्जरी। मतलब इस सिर्फ केवल सर्जरी से ही ये इसका रोकथाम हो सकता है या इसका इलाज हो सकता है? हाँ, प्रॉपर अगर ठीक करने के लिए जाएंगे तो वो सर्जरी से ही होगा। रोकने की कोशिश करी जा सकती है दवाइयों से, बट वो भी अभी तक कुछ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये रुकेगा ही रुकेगा। तो हमें थोड़ा सर्जरी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये कभी भी हो सकती है, क्या स्टेज पे आके होती है? देखिए, सर्जरी जो है वो पेशेंट के डिस्कम्फर्ट के ऊपर लार्जली डिपेंड करती है। अगर आपको इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा ब्लरिंग नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा आपको डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वेट भी कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि जब आपको प्रॉब्लम लगने लगे कि भाई मेरा जो डे टू डे का काम है वो मैं प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूं, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है सर्जरी को करवाने का। तो इस सर्जरी में कुछ ऐसा भी होता है कि काफी बार ऐसा सुनने में आता है कि गर्मियों में या बारिश में नहीं करवानी चाहिए, घाव भरने में टाइम लगता है, सर्दियों में ही करानी चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा तो कुछ ज्यादा होता नहीं है। और कई बार लोग पूछते हैं तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि भाई साहब, अगर आपका आज फ्रैक्चर हो जाए तो आज आप कराओगे या सर्दी होने का वेट करोगे? तो बीमारी जब है, जब प्रॉब्लम है, उसको तो तभी ठीक करना पड़ेगा। मतलब आप रिकमेंड करते हो कि जब जैसे ही पता चले कि आपको कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो गए तुरंत सर्जरी करा लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमें पता चल जाए और सेकंड स्टेज पे जब हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आने लग जाए तो हमें सर्जरी करवानी चाहिए।
तो इस सर्जरी के बारे में थोड़ा बताएं कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, सिंपल होती है, कितना टाइम लगता है? देखिए, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि ये अब एक आउटडोर प्रोसीजर बन के रह गया है। कहने का मतलब ये है कि आपको एडमिट नहीं रहना पड़ेगा, वार्ड के अंदर भर्ती नहीं रहना, एक दिन पहले एडमिट हो गए, 2 दिन बाहर तक रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर पेशेंट के लिए इसके लिए 2 तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। कई बार पेशेंट्स पहले आते हैं, अपना पूरा वर्कअप करवा लेते हैं, वर्कअप के साथ में वो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट वाले डे आके सर्जरी के लिए जो है ड्रॉप्स डाली जाती हैं, उन ड्रॉप्स को असर आने में समय लगता है। जैसे ही असर आ जाता है तो सर्जरी एक्चुअल जो अपन करते हैं उसमें 10 से 15 मिनट का समय ही लगता है आजकल। क्या इसमें लेंस डाला जाता है? जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली जो हमारा लेंस है जो कि सफेद हो गया है उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो लेंस के कुछ प्रकार के होते हैं, कौन सा अच्छा रहता है, थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें आज की डेट में बहुत वैरायटी ऑफ लेंसेज आने लग गए हैं जो कि इंपोर्टेड भी होते हैं और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी आज की डेट में बहुत अच्छा लेंसेज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो अपन इसको ब्रॉडली अपन इसको 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। एक होते हैं मोनोफोकल, दूसरे होते हैं मल्टीफोकल। मोनोफोकल में जैसे आप अगर देखते हैं कि भाई 40 इयर्स के बाद में मैक्सिमम लोगों को रीडिंग के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, तो वैसे ही जब हमारा सर्जरी होता है उसके बाद में हमें 2 तरीके की विजन्स को कंप्लीट करना पड़ता है। एक होती है डिस्टेंस विजन, एक होता है नियर विजन। जो मोनोफोकल लेंसेज होते हैं वो एक ही कैटेगरी ऑफ विजन को कंप्लीट कर पाते हैं। मतलब अगर हम दूर की विजन को ठीक करेंगे तो हमें नजदीक के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको नियर वर्क ज्यादा होता है, तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि चश्मा हमें नजदीक में ना लगाना पड़े, तो हम ऐसे केसेस में नियर के विजन को ठीक कर देते हैं, बट बाकी केसेस के अंदर में उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है। मतलब जैसे मेरे को मान लीजिए मैं अभी कोई नंबर का चश्मा पहनता हूँ, मेरी सर्जरी हुई है, तो वो नंबर चेंज होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम लेंस को ही एक तरीके से हटा रहे हैं तो काफी हद तक हम जो रिजल्ट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए इसमें ये भी बात आपको मैं पहले ही बता दूं कि 100% कोई भी चीज नहीं हो सकती है। जो चीज नेचुरल है, आर्टिफिशियल कोई भी चीज आज की डेट में उस स्टेज पे नहीं है जो हम सेफली कह सके कि वो एग्जैक्ट है या फिर आर्टिफिशियल चीज नेचुरल चीज से बेटर है। एक और आम सवाल है, क्या इस सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है, कोई खतरा? देखिए कोई भी चीज के अंदर में अगर हम बात करें, इसका भी मैं आपको एक जो हम लोग कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं और जो हम लोग यही मैं जवाब देता हूं कि आप एक गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी के साथ में भी प्रॉब्लम होने के, गाड़ी चलाने के साथ में रास्ते के अंदर में प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकती है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और उसकी वजह से ऐसा नहीं होता है कि हम आना जाना छोड़ देते हैं। सही बात। तो सर्जरी ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्जरी ऐसी नहीं हो सकती है जिसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ही ना होता हो, बट विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज की डेट में वो जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो एकदम कम हो चुकी है, पर 100% कॉम्प्लिकेशन फ्री सर्जरी कोई भी नहीं होती है। एक जरूरी सवाल, कैटरेक्ट एक ही आंख में होता है या दोनों आंखों में होता है? कैटरेक्ट यूजुअली दोनों ही आंखों में होता है। ये फर्क जरूर हो सकता है कि जो प्रोग्रेशन है वो फर्क आ जाए, मतलब दोनों सेम रेट पे बढ़ेंगे, दोनों में इक्विवेलेंट कम दिखेगा, दोनों को सेम टाइप पे हमें सर्जरी करानी पड़े, ये कोई जरूरी नहीं है। दोनों का प्रोग्रेशन इंडिपेंडेंट होता है आपस में, तो हो सकता है एक ज्यादा रैपिडली बढ़ रहा हो, दूसरा कम बढ़ रहा हो। जनता के अंदर एक ऐसा भी सवाल है कि मान लो एक आंख की आपने कैटरेक्ट सर्जरी करवाई, तो क्या दूसरे आंख में फर्क पड़ता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है? देखिए फर्क तो बिल्कुल आता ही है, क्योंकि जब हम सर्जरी कराते हैं सब कुछ एक्सपेक्टेडली अगर होता है, जब रिजल्ट अच्छा मिलता है तब ऐसे में क्या होता है कि उस विजन को हम अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, जो कि वो विजन बहुत समय से था ही नहीं। तो ऐसे में हमें जो दूसरी आई है उसका विजन बाय डिफॉल्ट कम लगने लग जाता है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने सर्जरी करा ली उसकी वजह से वो विजन कम हो गया, वो बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने एक बेटर इम्प्लांट लगा के हमारा विजन बेटर हो गया है, इसलिए अदर आई हमें कम लगने लग जाती है। जैसे सर्जरी होने के बाद कितने दिन में आदमी अपने नॉर्मल वर्क पे जा सकता है? देखिए हम लोग यही कहते हैं कि भाई आप जब चल के आ रहे हैं और आप चल के ही जा रहे हैं तो आपका रूटीन तो कहीं डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है। प्रिकॉशन एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्जरी है, चाहे कितनी छोटी से छोटी सर्जरी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, पर प्रिकॉशंस अपनी जगह पे हैं। वो जो काला चश्मा लगाते हैं वो इसी सर्जरी के बाद लगाते हैं? बिल्कुल इसी के बाद लगाते हैं। वो काला इसलिए है क्योंकि वो एकदम से, क्योंकि जब हम विजन हमारा वीक होता है तो एकदम से जब लाइट आती है तो कई लोग वो लाइट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आने लगती है, इसीलिए काला चश्मा लगता है। बाकी काला चश्मा अलग से कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं प्ले करता। चश्मा केवल इसीलिए होता है कि अब इनिशियल स्टेज पे है, कल को हाथ ना लग जाए, हम आंख को मसल ना दे,
आंख के अंदर कोई गंदगी ना चली जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो, इस चीज के लिए प्रोटेक्टिव रूप में हम ग्लासेस को यूज करते हैं, बाकी अलग से कोई रोल नहीं है। क्या अपने पास कोई लेंस का सैंपल है पब्लिक को दिखाने के लिए? जैसे मैंने भी कभी देखा नहीं लेंस, ये होता कैसा है जी, क्या रिप्लेस होता है? देखिए ये एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। अगर हम देखेंगे तो इसमें एक बहुत छोटा सा लेंस है, ये एक एक्चुअल साइज ऑफ लेंस होता है जो कि इम्प्लांट होता है आंख के अंदर में। ये मेरे उंगली के एकदम टिप के ऊपर में भी रखूंगा तो वो उसके भी छोटा है ये। तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ सर्जरी है। टेक्नोलॉजी सर्जिकल स्किल की वजह से ये आजकल आसान हो गया है, पर ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत ही बाएं हाथ का काम है। इसके लिए भी एक बहुत हाई लेवल पे आपको एक सर्जिकल स्किल रिक्वायर्ड होती है। एक बहुत ही अहम सवाल, बीपी और शुगर। बीपी और शुगर किसी को है तो उसका कैटरेक्ट होने का चांस ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर मान लो किसी को ऑलरेडी है तो वो सर्जरी करवा सकता है? बिल्कुल। तो जनरली कहते हैं ना बीपी हाई शुगर में सर्जरी अवॉइड होती है, बिल्कुल, या थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसके लिए देखिए बीपी और शुगर जो है बहुत ज्यादा कैटरेक्ट के प्रोग्रेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं। ओके। पर कोई भी सर्जरी के अंदर में बीपी और शुगर अपना रोल प्ले करते हैं। बीपी और शुगर इसलिए हमें कंट्रोल में इंपॉर्टेंट है कि जिससे हम अनएक्सपेक्टेड कोई कॉम्प्लिकेशंस के अंदर में ना पड़ जाएं। तो बीपी और शुगर क्योंकि ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, तो ये जब कंट्रोल होते हैं तभी हम लोग प्रेफर करते हैं कि सर्जरी करी जाए। जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन का रिस्क क्यों लिया जाए। तो ये जो सर्जरी होती है ये गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो चल रही है उसमें कवर्ड है? हाँ बिल्कुल आती है। और इंश्योरेंस में भी कवर होती है? बिल्कुल होता है। अगर जनरल मान लीजिए किसी के पास ये नहीं तो क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? देखिए अगेन आपने जैसे ये बोला कि भाई गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर में जो होता है तो वो बेसिकली एक बेसिक लेवल ऑफ आईओएल्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं। आईओएल जिसे हम इंट्राओक्यूलर लेंसेज जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो लेंसेज होते हैं, और वो जो होते हैं वो बहुत स्टार्टिंग लेवल ऑफ लेंसेज होते हैं। आज की डेट में बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। जैसे मैंने पहले भी बात हुई थी, अपनी बात आगे रह गई थी, जो मैंने आपको मोनोफोकल लेंस समझाया था, वैसे एक नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लेंसेज आते हैं मल्टीफोकल लेंसेज या ट्राइफोकल लेंसेज। इसके अंदर में भी दो तरीके के लेंसेज आने लग गए हैं आजकल। एक तो प्रॉपर ट्राइफोकल लेंस होता है, एक ईडॉफ लेंसेज होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि काफी हद तक, या आप ये मान लीजिए 90% से भी ज्यादा केसेस में हमारी चश्मे की डिपेंडेंसी को भी हटा सकते हैं। तो हम विजन को इतना मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारे को चश्मे की डिपेंडेंसी ना रहे। तो ये जो अपन लेंस लगाते हैं इसके बाद ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मोबाइल टीवी कंप्यूटर कम देखना चाहिए, या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन? जनरल मिथ है पब्लिक में। नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी प्रकार का नहीं होता है। आप बिल्कुल अपना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, बहुत एक्सेसिव स्ट्रेन नहीं डालना है आंखों पे, क्योंकि विजन जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि एकदम से मेरा जो विजन गया हुआ था, जो कई महीनों से दिख नहीं रहा था, वो मुझे दिखने लगा है। तो एक आंख के एडेप्टेशन को भी होने में समय लगता है, तो हमें बहुत ज्यादा उस समय स्ट्रेन नहीं करना चाहिए आंखों को। आम पब्लिक में ऐसा पहले जैसा कहा जाता था कि एडवांस कोई आपको ट्रीटमेंट कराना है या कुछ है तो लोग बीकानेर से बाहर जाते थे, जयपुर दिल्ली वगैरह। तो अब आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सब लेटेस्ट चीज अपने पास बीकानेर में अब अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है। इसके लिए भी मैं हमेशा ये की बात बोलता हूँ कि अगर आपको एक आईफोन खरीदना है या सैमसंग का फोन, एंड्रॉइड फोन कोई खरीदना है, तो आपको जयपुर में कुछ अलग मिल जाएगा जो कि बीकानेर में ना मिलता हो, या दिल्ली में ऐसा कुछ मिल जाएगा जो जयपुर में, या यूएस में पता नहीं क्या मिल जाएगा जो कि इंडिया में ही अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता आज की डेट में। 15-20 साल पहले की ये बातें जरूर वैलिड थी, आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक मिनिमम कॉस्ट ब्रैकेट क्या है? अगर मान लो किसी को ये ऑपरेशन कराना है और उसके पास गवर्नमेंट की सुविधा नहीं है, तो मिनिमम कितने रुपए से ये ऑपरेशन शुरू हो सकता है? देखिए इसमें एक बात अब मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो लेंसेज होते हैं वो बेसिकली हमारा क्वालिटी ऑफ विजन को बढ़ाते हैं। ओके। तो गवर्नमेंट लेंसेज या जो कि हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में जो लेंसेज लगाते हैं वो बहुत बेसिक लेवल ऑफ लेंसेज होते हैं। तो वो उन्हीं के लिए बेटर है कि भाई जो व्यक्ति सर्जरी को अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि फिर वो अंधा रहेगा, वो नहीं देखेगा। गवर्नमेंट लेंसेज या गवर्नमेंट सेटअप्स या जो चैरिटेबल सेटअप्स है वहां पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट हम ये सोचें कि जो हमें हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा लाइफस्टाइल है, हम कोई भी लेंस लगा लेंगे सब चल जाएगा। जैसे अपने पेरेंट्स और बड़े लोग बोलते हैं कि क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब लगता है वो लेंस, जब इम्प्लांट होता है, जब रिजल्ट मिलते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि बहुत फर्क है इस चीज में। और सर्जरी के बाद जनरल क्या केयर रखना पड़ता है? कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, या कोई मेडिसिन? देखिए अगेन आप जल के आते हैं, चल के आते हैं, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। जनरल ध्यान रखना होता है, आंख के अंदर में धूल मिट्टी का, पानी का, गंदगी नहीं जानी चाहिए। हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि भाई हफ्ते भर तक गर्दन के नीचे ना आए,
मुंह के ऊपर पानी ना डालें, आंख में छापका जो मारने की लोगों की आदत होती है वो ना करें, मेडिसिन प्रॉपरली लेनी होती है। मेडिसिन के साथ में एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम होती है, कॉमन जो मिस्टेक होती है, मल्टीपल लोग मल्टीपल टाइम के ऊपर पे दवाइयां डाल देते हैं लोगों पेशेंट के, वो अवॉइड करना चाहिए। एक पर्टिकुलर बंदे को असाइन करें कि भाई आप ही मेरे मेडिसिन डालें, प्रॉपरली समझे। हम लोग ये समझा के भी बेचते हैं कि दवाई कैसे डालनी है, प्रॉपर एक जगह बनाए जहां पे दवाइयों को रखा जाए। इन सब चीजों से क्या होता है कि कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अपन जैसे लेंस की बात कर रहे थे, तो आप थोड़ा बताएं किस किस तरह के लेंस होते हैं, उसकी कितनी लाइफ होती है, या कौन सा लेंस आप सजेस्ट करते हो कि बेटर रहता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई लेंसेज जो है आजकल इंपोर्टेड तो आते ही हैं और इंडियन कंपनीज भी बहुत अच्छा काम कर रही है इसके अंदर में। उसमें अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं, ट्राइफोकल लेंसेज आते हैं, ईडॉफ लेंसेज आते हैं, साथ में अपने को जो है स्टैंडर्डाइज्ड मोनोफोकल लेंसेज आते हैं। तो इनकी कॉस्ट क्या वेरी करते हैं आम लेमन पब्लिक के लिए कि इस रेंज से इस रेंज तक में होता है? देखिए, जो मोनोफोकल लेंसेज होते हैं वो आप ये मान के चलिए कि कुछ हजार, यानी मतलब 10 से 15,000 20,000 से लेके अपने जो है इंपोर्टेड लेंसेज होते हैं, क्योंकि वो थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है उनके अंदर में, तो वो लगभग अपना 30 से 40,000 रुपए के रेंज तक में भी आते हैं। सर्जरी के बाद जो ये अपन लेंस लगाते हैं, इनकी क्या लाइफ मानते हो आपके, क्या लाइफ है, या कब तक ये रहते हैं, खराब हो जाते हैं, या फ्यूचर में चेंज कराने पड़ सकते हैं? देखिए, लेंस जो है वो एक बार इम्प्लांट होता है। बहुत स्पेशल केसेस होते हैं या कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, उसी के अंदर हम लोग उसको एक्सप्लांट करना प्रेफर करते हैं। नहीं तो लेंस जो लग गया वो लग गया, उसको बार बार हम लोग चेंज नहीं करते हैं, और उनकी लाइफ जो होती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो आपके हिसाब से चाहे वो इंडियन मैन्युफैक्चरर का हो चाहे बाहर का हो, जो लेंस लग गया वो लग गया, बहुत कम चांस है कि वो लेंस वापस निकलेगा या दूसरा चेंज होगा। हाँ, उसको नहीं हटाना पड़ता है। 99.99% केसेस के अंदर में एक्सप्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जनरल रिकमेंडेशन है कि आज मुझे कोई लेंस लगाना, तो आप क्या बोलोगे, क्या प्रेफर करोगे मेरे लिए कोई लेंस? देखिए, इसमें कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड आंसर या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही लेंस सभी के लिए फिट हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक लेंस मैं किसी को रिकमेंड कर दूं और ये बेस्ट है, आप ये लगा लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आंख का लेंस डिपेंड करता है बेसिकली 3 फैक्टर्स के ऊपर पे। हमारा एक तो आंख का मेजरमेंट क्या है, हमारा लाइफस्टाइल किस अकॉर्डिंगली है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है हमारा बजट क्या है। इन तीनों को कंसिडरेशन में लेके हम एक पर्टिकुलर लेंस के ऊपर जा सकते हैं। जैसे कोई इंश्योरेंस में कवर्ड होता है, तो उसमें भी ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कोई लेंस को लेके कि इतने का इतने से ही लगा सकते हैं, या वो अलग अलग पॉलिसी पे डिपेंड करता है? वो हाँ, वो बेसिकली पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो ऑलरेडी अग्रीमेंट्स होते हैं, आपके जो पॉलिसी होती है उनके अंदर लिखा होता है कि भाई इतने कैटेगरी का लेंस तक ही हम लोग इम्प्लांट करा सकते हैं। तो जो ये लेंसेज होते हैं जो कि अपने को इंश्योरेंस में मिलते हैं, उनमें बहुत ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती हैं आज की डेट में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भी मन में जो भी संशय था कैटरेक्ट मोतियाबिंद को लेके, वो काफी क्लियर हुआ। हमारी पब्लिक को भी वही होगा। फिर भी पब्लिक का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आने वाले सेशन में हम डॉक्टर साहब से उन आपके जो भी सवाल है उनके बारे में पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।